हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का केबी सर मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास में नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम उसी में आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है फंक्शन। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो हमारे साथ केबी सर मैथ्स हमारा यूट्यूब चैनल है, केबी सर मैथ्स। केबी सर मैथ्स नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बच्चा हमारे साथ पेड कोर्स में पढ़ना चाहता है उसके अंदर केबी सर मैथ्स नाम से प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये +2 के लिए क्रैश कोर्स है। इस कोर्स में हम +2 क्लास के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लगभग 1 महीना बचा हुआ एग्जाम का तुम्हारा, तो 1 महीने में हम कवर करेंगे। इसके अंदर आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। सीबीएसई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सब्जेक्टिव टेस्ट रहेंगे सारे, वो सारे टेस्ट ऐप पर अवेलेबल रहेंगे। आप टेस्ट दे सकते हैं, रिटर्न करके उनको सबमिट कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चा है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन टॉपिक को, कि फंक्शन क्या होता है। जो भी बच्चा डेफिनेशन लिखना चाहता है वो लिख सकता है। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछता है सीबीएसई में। फंक्शन क्या होता है पहले बेसिक डेफिनेशन समझेंगे। आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, मान लिया मैंने कैपिटल ए और कैपिटल बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन एफ इज सेड टू बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के बीच में फंक्शन क्या बोला जाएगा, कब बोला जाएगा। तो फंक्शन जो है वो आपके पास ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं। ये सेट ए मान लिया मैंने, ये सेट बी मान लिया। इसके अंदर n एलिमेंट्स मान लिए a1 टू an, और b के अंदर b1 से bm एलिमेंट मान लिए। f को फंक्शन बोला जाएगा a से b के बीच में कब, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a हैज यूनिक इमेज इन सेट b। इसका मतलब ये हो गया a का प्रत्येक एलिमेंट b के किसी ना किसी यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा, जाके मैप होगा। और फंक्शन की अगर जर्नल डेफिनेशन में बोलूं तो फंक्शन जो है वो एक मशीन होती है जिसके अंदर आप कुछ इनपुट देंगे और आउटपुट आपके पास आएगी। तो मान लीजिए आपके पास ये a1 a2 an n एलिमेंट हैं, इधर b1 b2 bm एलिमेंट हैं। a1 किसी एलिमेंट पर मैप होगा, a2 किसी एलिमेंट पर, an किसी एलिमेंट पर मैप हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, इसके अंदर 1 2 3, इधर a b और c, इधर एक और दो सेट बना लिए मैंने। 1 मान लीजिए ए पर, 2 सी पर और 3 बी पर मैप हुआ है। इधर a1 a2 a3, इधर 2 a और b। a1 मान लीजिए a पर, a2 2 पर, और a2 जो है वो b पर, और a3 जो है वो a पर। तो पहले वाला फंक्शन है या नहीं वो आराम से देखने से पता चल जाएगा। प्रत्येक एलिमेंट 1 a पर, 2 b, 2 c पर और 3 b पर मैप हुआ है इसके अकॉर्डिंग। इधर a2 की प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए थी, लेकिन a2 जो है वो यहाँ पर 2 पर मैप हो गया और a2 जो है वही b पर मैप हो गया, तो ये फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन इज ए रूल विच एसोसिएट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट b। तो फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो फंक्शन को जो है वो डिनोट किया जाता है y इक्वल टू एफ एक्स से। x आप सेट a से आता है, यहां पर a से b डिफाइन किया है फंक्शन तब, और y जो है वो y बिलोंग करता है b में। जो सेट a होता है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता है उसको बोलते हैं डोमेन। उसके बाद जो सेट b होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन।
सेट ए को डोमेन, सेट बी को कोडोमेन। और रेंज सेट क्या होता है? रेंज सेट में वो एलिमेंट्स आते हैं जो सिर्फ मैप्ड हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल बनाता हूं मैं यहाँ पर, इधर A1 A2 A3, इधर B1 B2 B3। मान लीजिए A1 ये B1 पर चला गया और A2 B2 पर चला गया है f फंक्शन के अंदर। तो डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज A1 A2 A3 होगी। कोडोमेन B1 B2 B3 होगी। रेंज, रेंज के अंदर वो एलिमेंट आते हैं जो सिर्फ मैप हो जाते हैं। तो रेंज जो है वो इसकी B1 B2 होगी। वो आराम समझ सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट मैप हुए हैं। उसके बाद f अगर फंक्शन है a से b के बीच में, तो आप इधर से जब पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं इमेज ऑफ 1 अंडर f इज a, और उसको लिखा जाता है f ऑफ 1 विच इज इक्वल टू a। 1 के f के अंडर 1 की इमेज a है, 2 की c है और 3 की b है, इसको बोलेंगे इमेज। अगर उधर वाली साइड से वापस बोलना है मेरे को, तो प्री इमेज ऑफ a इज 1, प्री इमेज ऑफ b इज 3, प्री इमेज ऑफ c इज 2। ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है। डोमेन, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, उसको आप डोमेन बोलते हैं। रेंज सेट में जो वैल्यू मैप्ड हो जाती है उन वैल्यूज को आप रेंज सेट में ले जाते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो एग्जाम में पूछता है वो वन वन और ऑन टू फंक्शन के ऊपर पूछता है। नंबर ऑफ फंक्शन गिन लेते हैं यहाँ पर कितने बनेंगे पहले। तो मैं ए सेट में n एलिमेंट है, बी सेट में m एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? नंबर ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है। a1 जो है वो किन्हीं m एलिमेंट्स पर जाके मैप हो सकता है, तो a1 के पास m चॉइसेस हैं, m इंटू मी। सेकेंड एलिमेंट है a2, a1 मान लीजिए किसी एक एलिमेंट पर मैप हो गया, तो a2 जो है वो वहां जाके भी मैप हो सकता है, जैसे यहां देख रहे हैं फंक्शन तब भी बनेगा। तो a2 के पास भी m चॉइसेस है, और लास्ट nth एलिमेंट उसके पास भी m चॉइसेस है। तो इसका मतलब m इंटू m, और ये कितने टाइम से है? n टाइम से है। क्यों? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n थे, तो m की पावर n, और इसी को लिखता है कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b, और उसकी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a से b के बीच में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ b की पावर कार्डिनलिटी ऑफ a बनेगा। तो फंक्शन में इतना ही है। उसके बाद हम वन वन फंक्शन पढ़ते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन फंक्शन, इसी का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। किसी फंक्शन को वन वन और इंजेक्टिव कब कहा जाएगा? वन वन, एक एक पर मैप हो जाए। तो इसकी डेफिनेशन है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, इसका मतलब हो गया कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो मैं इसी को अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिखूं, तो अगर एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो x नॉट इक्वल टू y है, तो दिस इंप्लाइज इमेज f के अंडर उनकी इमेज जो है वो भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ये वन वन की एक्चुअल डेफिनेशन है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज। आपने डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए हैं तो उनकी डिस्टिंक्ट इमेज होगी। और जो दूसरी डेफिनेशन है, अगर आप एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेके चलते हैं, अगर इमेज सेम है,
इसका मतलब क्या हो गया, किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है वो तभी पॉसिबल होगी जब वो एलिमेंट्स जो है वो x बराबर y ओनली हो। अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज आ जाती है तो वो फंक्शन 1 1 होगा, और किन्हीं दो की इमेज सेम है तो फिर वो एलिमेंट सेम होने चाहिए, तभी तो 1 to 1 हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट पर मैप हुआ। तो ये 1 1 की डेफिनेशन है। हम मोस्टली क्वेश्चंस में ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, किसी किसी क्वेश्चन में ये डेफिनेशन भी लगा देता है, जब फंक्शन को ओड और इवन ब्रेक करके देता है तो उस केस में हम ये डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने इस डेफिनेशन को समझाया है। और बुक में यही लिखता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज ही लिखा है जो बोला है वो। एग्जाम्पल के लिए देखना है तो 1 to 1 के लिए एक दो एग्जाम्पल इधर बता देता हूं कि कौन सा फंक्शन 1 1 है या नहीं है। मान लीजिए ये एक सेट है, इसके अंदर 1 2 3 है, A1 A2 A3 ले लिया मैंने, 1 A1 पर, 2 A2 पर और 3 A2 पर। दूसरे वाले में 1 2 A, इधर B1 B2 B3, मान लीजिए 1 B1 पर, 2 इस पर, और A जो है वो B3 पर, और इधर B था वो B जो है वो D पर चला गया है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट पर मैप हो रहा है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन तो 1 1 है। ये वाला 1 1 है या नहीं, दो एलिमेंट सेम एलिमेंट पर मैप हो गए हैं तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो ये नॉट 1 1 है और ये 1 1 है, एक एक पर मैप हो जाए। अब टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। मान लीजिए ए सेट में n एलिमेंट है और बी सेट में m एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ये मैं फाइनाइट सेट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकलवा रहा हूं। यहां n एलिमेंट है, यहां m एलिमेंट है, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो n बड़ा होगा n से, दूसरा या n छोटा होगा m से, और तीसरा केस जिसमें n बराबर होगा m के। तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि n बड़ा है m से, तो उस केस में आराम से सोचिए, जब इधर वाली साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा रह गए और इधर वाली साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम रह गए, तो आप मैपिंग करेंगे। मान लीजिए इधर 3 एलिमेंट ले लिए मैंने, 1 2 3, और इधर ए और बी ले लिया, तो आप 1 1 बनाएंगे, 1 को ए पर, 2 को बी पर भेज दिया, तो 3 को फिर किसी एक के ऊपर भेजना पड़ेगा, ए या बी पर। तो इसका मतलब जब इधर वाली साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होंगे तो उस केस में 1 1 फंक्शन तो एक भी नहीं बन पाएगा, तो आंसर इज 0। आराम से सोचिए, जब इधर वाली साइड ज्यादा एलिमेंट रह गई, वो एग्जांपल लिख दिया, इधर वाली साइड कम से कम एक ज्यादा होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर लिखा है, तो इधर एक भी ज्यादा हुआ इधर वाली साइड एलिमेंट, तो जब मैप होगा तो 1 मान लीजिए ए पर, 2 बी पर, 3 को किसी एक के पास जाना पड़ेगा, 1 1 नहीं बन पाएगा। सेकंड केस n इज लेस देन इक्वल टू। और एग्जाम में कई बार यही पूछ लेता है कि फंक्शन 1 1 कब बनेगा, तो आप आराम से लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। I dashed number of elements in A is always less than equal to number of elements in set B। ये हो गया 1 1 जब डिफाइंड होगा। अब सोचेंगे कि 1 1 बनाएंगे कैसे, तो 1 1 की डेफिनेशन पढ़ी है हमने आराम से कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो है ना वो डिस्टिंक्ट पर मैप हो, तो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट पर मैप होना चाहिए। तो A1 को आप किन्हीं n चॉइसेस में एक जगह भेज सकते हैं, तो पहले एलिमेंट के पास n चॉइसेस है, आराम से सोचिए, पहले एलिमेंट के पास n चॉइसेस हैं।
सेकेंड एलिमेंट A2 के पास मान लीजिए A1 किसी एक पर मैप हो गया, तो A2 जो है ना, A2 उस एलिमेंट पर नहीं मैप हो सकता है। तो A2 के पास, A1 के पास m चॉइसेस, A2 के पास m-1, A3 के पास m-2। आराम से सोचिए, जब दो मैप हो चुके हैं तो दो घट जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर मैप नहीं हो सकता अगला एलिमेंट, वन वन अलग अलग मैप करवाना है। लास्ट वन इज an, an के पास, an एलिमेंट के पास m माइनस, यहां पर देखिए A1 था तो m चॉइसेस, A2 था तो m-1, एक कम चॉइसेस, A3 था तो m-2, तो m-n-1 चॉइसेस होंगी इसके पास। दिस इज m इंटू m-1, और ये लास्ट में हो जाएगा m-n+1। इसके अंदर n एलिमेंट है, इसके अंदर m एलिमेंट है। तो A1 के पास m चॉइसेस, A2 के पास m-1 चॉइसेस, A3 के पास m-2 चॉइसेस, An के पास m-n-1। सोल्व करेंगे तो m-n+1, और आराम से देख भी सकते हैं एक एक कम होती जा रही है। तो An के पास जब A3 था तो m में से 2 घटा है, तो n होगा तो n-1 घटेगा, एक कम माइनस हो रहा है। मैं इसको परम्यूटेशन फॉर्म में लिखने के लिए मल्टीप्लाई कर देता हूं जी, ये घटती आ रही है ये सीक्वेंस, आराम से देखिए m m-1 m-n+1, इससे अगला टर्म जो होगी वो m-n फैक्टोरियल से गुणा कर लेता हूं मैं, और इसी से डिवाइड कर लेता हूं। आराम से देखिए कि m-n फैक्टोरियल से गुणा किया है और m-n फैक्टोरियल से ही मैंने डिवाइड किया है, सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए। अदरवाइज तो फॉर्मूला इतना हो गया, बस ये सफिशिएंट है, अगर इतना भी याद कर लेंगे तो। सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं इसको, ये MPN लिखा हुआ है, आराम से सोच के देखिए MPN कैसे, ऊपर तो हो गया m से लेकर m-n का फैक्टोरियल, ये घटता हुआ चला जाएगा m-n फैक्टोरियल। तो इसको खोलेंगे तो 1 से लेकर m तक की गुणा है, ये 1 से m तक की गुणा को बोलते हैं m फैक्टोरियल। तो ये ऊपर वाला तो सारा हो गया m फैक्टोरियल, और नीचे है m-n फैक्टोरियल, और उसी को बोलते हैं MPNP, परम्यूटेशन वाला है ये। तो MPN का फॉर्मूला सभी को पता है, m फैक्टोरियल अपॉन m-n फैक्टोरियल होता है। तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे सभी, तो यहां पर हो जाएगा MPN। तो फॉर्मूला याद करना है तुम्हारे को, इधर n एलिमेंट वाले हैं, मैंने इधर m एलिमेंट वाले हैं, वो अच्छे से देखेंगे। बुक में इधर m और n रहता है, शायद मैंने इधर n कंसिडर कर लिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर वाली साइड ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए, तभी 1 1 बन पाएगा। तो आंसर इज MPN। और इसको निकालने का तरीका भी होता है, जैसे 5p4 निकालना है। मान लीजिए ए सेट में 5 एलिमेंट हैं, मान लेता हूं मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, वो इधर लिख देता हूं, number of elements in set A 5, number of elements in B set which is 6, number of 1 1 function from A to B। ये अच्छे से पढ़ेंगे, A to B पूछ रहा है पहला पार्ट, दूसरा from B to A, B to A कितने बनेंगे, तो B to A इधर 6 उधर 5, तो इसका आंसर तो हो गया 0, एक भी नहीं बन पाएगा, पहले वाले में ज्यादा रह गए। इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है हमने अभी, तो आंसर इज 6p5, और 6p5 सभी को निकालना आता है, ऊपर 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट इज 1 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को सोल्व करना है तो सोल्व कर देंगे। 6 फैक्टोरियल जो है वो 720 होता है, 720। तो इतने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बन पाएंगे ए से
बी के बीच में। तो ये हो गया वन वन फंक्शन की डेफिनेशन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। एक ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन वो तुम्हारे अप्लाई नहीं होगी, फिर भी बता देता हूं। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मान लीजिए किसी फंक्शन का ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक्स है ये वाई है, किसी फंक्शन का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है या लगातार घटता जा रहा है, मान लीजिए कोई फंक्शन बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है लगातार, तो वो फंक्शन वन वन होता है। कैसे? आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो लाइन अगर ग्राफ को एक बार ही काटेगी तो फंक्शन वन वन हो जाएगा, अगर दो बार काट देगी तो वो वन वन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन दो पॉइंट्स पर इमेज सेम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ये है और मैंने ये लाइन खींची, तो एक पॉइंट तो ये हो गया x1, इस पॉइंट को नाम दे दिया है x2। x1 और x2 पर y की वैल्यू सेम है, लेकिन एलिमेंट तो डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम हो गई, इसलिए वो एक बार ही काटनी चाहिए। चलो नेक्स्ट इज ऑन टू फंक्शन पढ़ते हैं हम। वन वन फंक्शन हो गया है। नेक्स्ट वन इज ऑन टू फंक्शन, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनके ऊपर। A function f from a to b is said to be onto if range of f which is equal to codomain of b। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी फंक्शन को आप ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव। तो वो सर्जेक्टिव कब होगा? जब रेंज ऑफ एफ मींस जो एलिमेंट मैप हुए हैं वो कोडोमेन ऑफ बी। अगर मैं इसको जनरल भाषा में बोलूं तो बी के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। ये आराम से सोचिए कि इधर आपके पास ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा जब बी सेट में कोई एक एलिमेंट ऐसा ना बचे जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना हुई हो। इधर से हम प्री इमेज ही बोलते हैं। तो प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपके पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे। मींस बी में कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो खाली रह जाए, मैप ना हुआ हो। अब वो सब एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं, ग्राफ्स में बनाऊं कि किसी में खाली छोड़ दो एक दो तो वो ऑन टू नहीं होगा, आप ऑन टू आराम से देख लेंगे। फॉर ये फंक्शन है ए से बी के बीच में, ए टू बी, तो ऑन टू के लिए आप चेक कैसे करेंगे? अब क्वेश्चंस में तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चेक कैसे किया जाए, कि चेक करने के लिए क्या डेफिनेशन अप्लाई करूं मैं। तो फॉर ऑल, आराम से पढ़िए, y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x belongs to a such that f of x is equal to y। ये आराम से किताब में ये डेफिनेशन लिखता है और इतने में छोड़ देता है कि अगर ऐसा एग्जिस्ट हो गया तो फंक्शन ऑन टू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी के प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, यहां पर पढ़िए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, बी के प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट इधर वाली साइड जरूर मिलना चाहिए जिसके अंदर f के अंदर मैं इमेज लूं तो वो एलिमेंट मैप हो जाए। तो मैप हो जाए तो फिर इधर कोई खाली ही नहीं बचेगा, तो फंक्शन जो है वो ऑन टू हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जांपल्स में सोल्व करने के लिए मैं अप्लाई करूंगा। आराम से पढ़ के देख लीजिए, y बिलोंग्स टू b, b के प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर मैं एक x ढूंढ देता हूं इधर
तो वो फंक्शन फिर ऑन टू होगा। इसमें क्या करेंगे, फंक्शन दे रखा होगा मेरे पास y बराबर एफ एक्स, मैं सोल्व करूंगा x के लिए, इधर प्रत्येक y के करस्पॉन्डिंग इधर x मिलता रहा तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो आपके पास y बराबर एफ एक्स होता है और उसमें आप सोल्व फॉर x करते हैं, x के लिए सोल्व करेंगे और वो a सेट में मिल गया तो फंक्शन ऑन टू, अगर नहीं मिलता है ऐसा तो फिर ऑन टू नहीं होगा। ये ऑन टू की डेफिनेशन है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस मैं मान लेता हूं ए सेट में a1 am एलिमेंट है, बी सेट में b1 और लास्ट वन इज bn एलिमेंट है। एक होता है इनटू फंक्शन, क्या होता है, क्योंकि मैं इसका फॉर्मूला जो है वो इनटू फंक्शन से निकालूंगा। A function is said to be into function if there exists an element, at least one element in set B which has no preimage। इसका मतलब a function which is not onto, which is not onto। आराम से सोचिए कि उस फंक्शन को आप onto नहीं होगा उसको नाम into फंक्शन देते हैं। एक मैनी वन भी होता है, वो भी बता देता हूं मैं और बोल के। मैनी वन, मैनी का मतलब होता है कम से कम इधर दो एलिमेंट्स एक पर मैप हो, इसका मतलब जो वन वन ना हो, तो जो वन वन ना हो उसको मैनी वन कहते हैं। और मैनी वन आराम से समझिए, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट पर मैप हो जाए तो वो तो वन वन। कोई दो एलिमेंट अगर एक पर मैप हो, कम से कम दो एलिमेंट, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको आप बोलते हैं मैनी वन। चलो इतना ठीक है। तो फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं होगा, उसको हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो इनटू कब होगा, इनटू जब होगा मान लीजिए b1 खाली रह जाए, भाई b1 मैप नहीं हुआ। हो सकता है b1 b2 खाली रह जाए, मैप ना हुए हो सकता है 3 एलिमेंट खाली रह जाए, हो सकता है n-1 एलिमेंट खाली रह जाए, कम से कम एक तो मैप हुआ होगा, सारे एक पर मैप हो जाए। ठीक है ना। तो अब मैं इनटू फंक्शन निकाल देता हूं। तो इनटू फंक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो आराम से देखेंगे। मैंने मान लिया एटलीस्ट b1 जो है, एक एलिमेंट b1, जो b1 है वो खाली रह गया। तो b1 जो है वो खाली रह गया मींस b1 जो है वो मैप नहीं हुआ। तो b1 खाली रह गया तो b1 को आप एक एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, वो होगा nc1 इंटू में, एक खाली छोड़ दिया, इधर कितने बच गए n-1। तो इधर तो बच गई n-1 एलिमेंट और इधर है m एलिमेंट। और फंक्शन मैंने अभी पढ़ाया है a से b के बीच में कितने फंक्शन बनते हैं, तो वो कार्डिनलिटी ऑफ b टू द कार्डिनलिटी ऑफ a विच इज n-1 रेज टू पावर m माइनस, ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आता है। फिर दो वाले खाली रह गए, तो दो वाले खाली रह गए तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा nc2 इंटू n-2 की पावर m प्लस nc3 n-3 की पावर m प्लस अप टू सोन, और लास्ट वन होगा -1 की पावर n-1 -1 की पावर n-1 nc n-1। जब मैंने n-1 को खाली छोड़ दिया, सारे एक पर मैप हो गए, तो सारे एक पर मैप हो गए, वो होगा 1 की पावर m। तो ये नंबर ऑफ इनटू फंक्शन का फॉर्मूला होता है और इसको याद कर लेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में ऑनटू फंक्शन निकलवा लेता है। तो वो होगा nc1, जब एक को मैंने मान लीजिए एक एलिमेंट पिक कर लिया जो खाली रह गया, क्योंकि मैं इनटू गिनना चाह रहा हूं, तो एक खाली रह गया तो n-1 एलिमेंट्स पर मैप हो सकते हैं m एलिमेंट जाके, तो n-1 की पावर m। तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस का क्या फॉर्मूला होगा, तो अभी सीखा है, जो फंक्शन इनटू नहीं होगा तो वो ऑनटू होगा, जो ऑनटू नहीं होगा वो इनटू होगा। तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, तो मैं टोटल फंक्शंस में से, तो टोटल फंक्शन आपके पास बढ़ेंगे n की पावर m माइनस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ये होते हैं इधर वाले की कार्डिनलिटी टू द इधर वाले की कार्डिनलिटी सेट की, माइनस
नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे के पूछे तो आप इस प्रकार से डिफाइन कर देंगे। अब ये भी पर्टिकुलर केस में ही ऑन टू फंक्शन बने हैं, वो केस डिस्कस कर लेते हैं हम कि कौन से केस में ऑन टू फंक्शन बने हैं। ये वाला क्यों हर केस में डिफाइंड हो ये तो जरूरी नहीं है। तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला केस m ग्रेटर देन n, अगर m n से बड़ा हुआ, इफ m इज ग्रेटर देन n, अगर m n से बड़ा हुआ, मान लीजिए इधर वाली साइड ज्यादा एलिमेंट है और इधर वाली साइड आपके पास कम एलिमेंट है। तो एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं। इधर मैंने मान लिया 1 2 3, इधर a1 और a2, इतना ठीक है। तो a1 और a2, 1 a1 पर जा सकता है, 2 a2 पर, ये चॉइसेस है इसके पास। तो इस केस में तो जब इधर वाली साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बड़े और बराबर होंगे तो उस केस में तो ऑन टू फंक्शन डिफाइंड हो जाएंगे। जब m जो है वो n से छोटा होगा, मींस बाद वाले में कार्डिनलिटी में ज्यादा एलिमेंट है, तो उसके लिए एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं। इधर मान लीजिए 1 2 मान लिया मैंने, इधर a1 a2 और a3 मान लिया। तो इस केस में आराम से सोचिए, 1 a1 पर मैप हो जाएगा, 2 जो है वो a2 पर मैप हो जाएगा। एक एलिमेंट को डेफिनेटली खाली रहना पड़ेगा a3 को, तो a3 को खाली रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जब m n से छोटा होगा, इसका मतलब m n से छोटा होगा तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन m लेस देन n, नो ऑन टू फंक्शन, कोई ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। और ये फॉर्मूला जो लिखा है वो लिखा है m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये फॉर्मूला लिखा है जब इधर वाली साइड ज्यादा एलिमेंट होंगे। वो आराम से सोच भी सकते हैं कि इधर खाली नहीं छोड़ना है, तो एक एग्जांपल बना के देख लेंगे छोटा सा, उससे आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब जब इधर वाली साइड ज्यादा एलिमेंट हो गए इधर वाली साइड की बजाय, तो उस केस में नॉन टू फंक्शन, और इधर वाली साइड बड़े और बराबर हुए एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उस केस में ये फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है वो समझेंगे। किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाएगा अगर वो 1 1 एंड ऑन टू है तो बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 प्लस ऑन टू। और ये आराम से सोचिए कि 1 1 प्लस ऑन टू है, तो 1 1 के लिए मैंने बताया कि पहले वाले सेट से लेस देन इक्वल टू सेकंड वाले सेट, और ऑन टू के लिए 1 1 के लिए यही पढ़ा है हमने। मान लीजिए इधर m एलिमेंट है, m, और इधर b1 से bn, तो 1 1 कब डिफाइंड होंगे, जब m लेस देन इक्वल टू n होगा, ये 1 1 के लिए है। और ऑन टू कब डिफाइंड होगा, जब m ग्रेटर देन इक्वल टू n। और इन दोनों कंडीशंस को मर्ज कर दूंगा मैं, तो इसका मतलब हो गया m बराबर n। तो 1 1 ऑन टू कब डिफाइंड होंगे, जब m बराबर n होगा। और नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन, तो मैं मान लेता हूं कि इधर भी n एलिमेंट है और इधर भी n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे वो देखिए। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, a1 के पास आराम से देखिए n चॉइसेस है, इनटू में a2 के पास n-1 चॉइसेस है, अप टू सोन an के पास कितनी चॉइसेस होंगी, n माइनस ऑफ n-1। ये a1 के पास चॉइसेस, ये a2 के पास, और ये an के पास चॉइसेस है। तो दिस इज इक्वल टू n इंटू n-1, और n-n+1 हो जाएगा वो 1, 1 से लेकर n तक लगातार प्रोडक्ट है, उसी को बोलते हैं n फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ 1 1 and on to function from a to b is defined if and only if number of elements in set a is equal to number of elements in set b। तो number of on to bijective function, number of bijective function is n फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल सभी को निकालना आता है। मान लीजिए इधर 5 और इधर 5 है,
मान लीजिए इधर 5 और इधर 6 दे दिए, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन पूछे, आंसर इज 0। इधर 5 इधर 5 तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 से 1 तक की लगातार गुणा। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि ये डेफिनेशन अच्छे से अप्लाई करनी आ जाए आपको। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द फंक्शन f from r to r एफ एक्स इज इक्वल टू, ये डिफाइंड बाई है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नाइदर 1 1 नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये शो करना है तुम्हारे को कि फंक्शन जो डिफाइंड किया गया है r से r के बीच में, r से r के बीच में एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ना 1 1 है ना ऑन टू है। तो आपको प्रूव करने के लिए सबसे पहले 1 1 नहीं दिखाना है। तो मैं एक बार डेफिनेशन रिकॉल कर देता हूं 1 1 की। 1 1 के लिए हम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेके चलते थे, और इसको अगर हम सोल्व करें और x बराबर y ओनली आ जाए तो 1 1 है। ये डेफिनेशन है 1 1 की। अब वैसे तो पुट करके चेक करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। रियल नंबर अगर मैं पुट करूं, 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, -1 पुट कर लिया, फिर -2 पुट कर लिया, वो टाइम कंज्यूमिंग है और शो करना है कि ये 1 1 ऑन टू नहीं होगा। तो आप शो करने के लिए एफ एक्स बराबर एफ वाई लेके चलेंगे फॉर 1 1, एफ एक्स बराबर एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ वाई सभी को निकालना आता होगा, एक्स की जगह वाई पुट कर देंगे तो वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स विच इज वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब मैं देख रहा हूं कि एक्स वाई स्क्वायर इधर वाई एक्स स्क्वायर है, 3 डिग्री की टर्म है, इनको एक साइड और 1 डिग्री की टर्म को एक साइड। तो ये आ जाएगा इधर एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर विच इज वाई माइनस एक्स। अगले स्टेप में इन दोनों में एक्स वाई कॉमन है तो इधर वाई माइनस एक्स इजकल टू वाई माइनस एक्स। इतना समझ में आ गया? तो दोनों साइड मैंने सोल्व कर दिया है कि एक्स वाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स बराबर एफ वाई लेके चला, अगर एक्स बराबर वाई ओनली आ जाए तो उस केस में तो 1 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में मैं इस टर्म को इधर लेके आ रहा हूं, तो एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म्स में वाई माइनस एक्स कॉमन है, इधर से एक्स वाई माइनस 1 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। इतना समझ गए होंगे कैलकुलेशन। ये इधर लेके आया तो माइनस की होगी, दोनों में वाई माइनस एक्स कॉमन था तो वाई माइनस एक्स कॉमन, इधर एक्स वाई माइनस 1 बराबर 0। दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहले वाली या दूसरे वाले 0, तो या तो y माइनस एक्स बराबर 0 या एक्स वाई माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब हो गया y बराबर x या एक्स वाई बराबर 1। या तो y x के बराबर होगा या दोनों की गुणा 1 के बराबर होगी। लेकिन मेरे को तो चाहिए कितना 1 1 के लिए x बराबर y ओनली चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दो कंडीशन आ गई। अगर मैं यहाँ से y को सोल्व करता हूँ 1 बाई एक्स फॉर x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया, इससे पता है क्या पता चला जर्नल सोल्व करने से, कि आप जब x बराबर y बराबर x कोई दो एलिमेंट या तो सेम लेंगे या एक दूसरे का रेसिप्रोकल लेंगे तो उनकी इमेज सेम आएगी। सो नॉट ऑन टू। और वो चाह रहे हो कि एक एग्जांपल से बताओ सर, तो मैंने x1 जो है वो 2 ले लिया है और x2 1/2। और ये पता कैसे चलता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो मान लो याद भी कर लेंगे, लेकिन पता कैसे चलता है वो जर्नल सोल्व करने से ही पता चलता है। तो 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 वो हो जाएगा 2/2 स्क्वायर 5, f ऑफ 1/2 x की जगह 1/2 पुट कर देंगे तो 1/2 अपॉन 1/4 प्लस 1, ये 4 ऊपर चला जाएगा 1/2 इंटू में, नीचे हो जाएगा 5
और ऊपर चला जाएगा 4, ये 2 पर कट जाएगा विच इज 2/5। इसका मतलब पता है क्या हुआ, दो डिफरेंट एलिमेंट उठाए मैंने, 2 और 1/2 इधर से वाले सेट से, और वो दोनों 2/5 पर मैप हो गए। इसका मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ गई है। तो ये 1 1 तो नहीं, ऑन टू लिख दिया यहाँ पर, नोट 1 1, 1 1 नहीं होगा ये। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये 1 1 नहीं होगा। ऑन टू के लिए एक बार और चेक कर लेते हैं कि ऑन टू बनेगा या नहीं बनेगा। तो ऑन टू के लिए डेफिनेशन बताई थी मैंने कि सोल्व करना होता है y बराबर एफ एक्स को। तो ऑन टू लिख देता हूं यहां पर। अब फॉर ऑन टू के लिए सोल्व y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर x के लिए सोल्व करना होता है। क्यों, इधर वाली साइड से प्रत्येक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इधर ढूंढना होता है। तो y बराबर एफ एक्स, ऑन टू चेक कर रहा हूं मैं अब। तो y बराबर एफ एक्स में y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई विच इज इक्वल टू एक्स। आराम से दिमाग में सोच के रखेंगे कि x के लिए सोल्व कर रहा हूँ, बाकी सब कांस्टेंट को ट्रीट करूंगा। तो x के लिए सोल्व कर रहा हूँ, x को इधर ले आया, तो ये हो गया वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और क्वाड्रेटिक क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि मैं x के लिए सोल्व करना चाह रहा हूँ, बाकी सब कांस्टेंट। तो a इज इक्वल टू वाई, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू वाई। तो x के लिए सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -b माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इधर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4ac 4y स्क्वायर अपॉन 2 इंटू में y, 2 इंटू में a इज y। इतना ठीक है। यहाँ पर y नॉट इक्वल टू 0 होगा, इस बात को मेंशन करना है तो कर देंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो यहाँ पर x के लिए सोल्व कर लिया मैंने, x ही आएगा, इससे तो पता ही नहीं चला ये रियल होगा या नहीं। तो इसके रियल होने के लिए रूट वाले टर्म को हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ये रियल वैल्यू तभी दे पाएगा जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, अगर ये नेगेटिव हो गया तो रूट में नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो फॉर x टू बी रियल, x टू बी रियल के लिए 1 माइनस 4y स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये 0 से बड़ा होगा। अगले स्टेप में क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया है मैंने, 4y स्क्वायर माइनस 1 और माइनस बाहर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगले स्टेप में माइनस से गुणा कर दिया है, 4y स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अगले स्टेप में इसके फैक्टर बना दिए हैं, इसको 2y का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब साइन स्कीम लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो वो हो गया 2y माइनस 1 और इधर हो गया 2y प्लस 1 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। पहले वाले फैक्टर को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1/2 और इधर इसको पुट करेंगे तो -1/2। तो दो वैल्यू आ गई, -1/2 और इधर 1/2। अब आराम से सोचिए, 1/2 से बड़ी वैल्यू इस फैक्टर में पुट करूंगा मैं, ये साइन कैसे चेंज किया इतना तो पता होगा, लीनियर इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन से गुणा करने पर साइन चेंज। अगले स्टेप में फैक्टर, फिर उसके बाद इसको 0 पुट किया तो y -1/2, इसको 0 पुट किया तो 1/2। क्यों, मैं y निकालना चाह रहा हूं, यहां से कौन से y सेटिस्फाई होंगे। तो 1/2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो आप, 1/2 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पुट करेंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इधर बीच की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव। ये साइन स्कीम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना के, और जो वेरिएबल टर्म होती है उसको पहले रख लेते हैं। वेरिएबल टर्म को पहले रखेंगे तो फिर इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। मेरे को कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 में -1/2 से +1/2 क्लोज होगा, इसका मतलब y इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। y बराबर 0 के लिए अलग से एक बार देख लेता हूं मैं यहाँ। तो y बराबर एफ एक्स ये रहा, y को मैंने 0 पुट किया
किसके करस्पॉन्डिंग x मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, अदरवाइज मेरे को हटाना पड़ेगा फिर 0 वहां से। y तो रेंज है ना, तो y को 0 रखा यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई x 0 मिल रहा है, इसका मतलब रेंज में 0 आएगा। x बराबर 0 डाल दो, तो 0 डालेंगे 0.0 प्लस 1 वो 0। तो इसकी रेंज जो है ना y बिलोंग्स टू दिस, और x इधर y इधर बिलोंग करता है, हमने डेफिनेशन में सीखा है वो। तो इसका मतलब y इस इंटरवल में होगा, लेकिन मेरे को तो चाहिए क्या, पूरा रियल कवर होना चाहिए था, पूरा रियल कवर नहीं हो पाया। y ने तो सिर्फ कहां से कहां के बीच की वैल्यू ली, -1/2 से 1/2, बाकी तो सारी खाली रह गई। सो f इज नॉट ऑन टू, f जो है वो ऑन टू नहीं होगा। इस समझ में आ गया होगा उम्मीद है। यहाँ पर थोड़ा ये समझा दिया है साइन स्कीम से कैसे आता है। तो ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू बनाने के लिए मेरे को इधर जो r के स्थान पर अगर मैं पुट कर दूं -1/2 से +1/2, तो उस केस में फंक्शन जो है वो ऑन टू हो जाएगा। कितना मिनट की होगी? चलो इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस में डाउट आएगा वो हमारे साथ पेड कोर्स में जो भी बच्चा जुड़ा हुआ है वो मेरे पास सेंड कर देगा। वो ग्रुप बना दिया है हमने ऐप के ऊपर, और बच्चा पर्सनल डाउट भी पूछ सकता है। व्हाट्सएप नंबर भी होंगे आपके पास हमारे, जो भी ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर सब कुछ मेंशन कर रखा है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। शो दैट द फंक्शन f(x) is equal to, so that the function f from a to b को मैं सीधा डिफाइन ही कर देता हूं, रियल -3 टू f जो है वो रियल -3 टू रियल -1 है। इसका मतलब पता है क्या है, जो सेट ए है उसमें रियल में से 3 घटा दिया है। 3 इसलिए घटाया है कि वो डिफाइंड नहीं हुआ होगा 3 पर शायद फंक्शन, इसलिए 3 को घटाया होगा। और डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3, और 1 उधर से इसलिए घटाया है कि वो प्रूव करवाना चाह रहा होगा कि रेंज में 1 नहीं आया होगा, रेंज में 1 नहीं आया होगा इसलिए उसने घटवाया है। तो प्रूव करना है कि इज दिस फंक्शन 1 1 और ऑन टू, तो 1 1 और ऑन टू है या नहीं। तो शो दैट द फंक्शन लिख रखा है इज 1 1 एंड ऑन टू। शो कर दो कि इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू है। तो हमने 1 1 की अभी डेफिनेशन सीखी है, f(x) बराबर fy को सोल्व करते हैं, और दिस इंप्लाइज x बराबर y ओनली आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो ऑन टू हो जाएगा, सॉरी 1 1 हो जाएगा। तो f(x) इज इक्वल टू fy, तो मैं सोल्व कर रहा हूं इसको 1 1 के लिए। तो x-2 अपॉन x-3 विच इज, ये 3 क्यों घटाया है, ये 3 पर डिफाइंड नहीं है, 3 डाल देंगे तो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा नीचे वाला 0 को। y-2 अपॉन y-3 क्रॉस मल्टीप्लाई xy, सीधी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, पहले x की गुणा कर रहा हूं, xy -3x, फिर -2 की -2y प्लस का 6, राइट साइड में xy, फिर x की गुणा करेंगे -2x, फिर -3 की गुणा करेंगे -3y प्लस 6, एक्स वाई दोनों साइड सेम कैंसिल, प्लस 6 सेम दोनों साइड कैंसिल, -3x प्लस का 2x इधर आके प्लस का 2x हो जाएगा, तो -x -2y और प्लस का 3y होगा इधर आके, 3y - 2y विच इज प्लस y बराबर 0। तो -x प्लस y बराबर 0। अगले स्टेप में x को उधर लेके जा रहा हूं, तो मैं y बराबर x, इसका मतलब सो f इज 1 1, f 1 1 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑन टू इधर सोल्व कर देते हैं अब। फॉर ऑन टू के लिए डेफिनेशन याद हो गई होगी कि हम y बराबर f(x) में सोल्व फॉर x करते हैं, x के लिए सोल्व करते हैं। तो फॉर ऑन टू y इज इक्वल टू f(x) सोल्व फॉर x के लिए सोल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू
और वो सब लिखना है तो लिख भी देंगे। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल -1 देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल -3 y बराबर fx। तो मैं y इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 क्रॉस मल्टीप्लाई xy-3y विच इज x-2। दिमाग में आराम से बैठा के रखेंगे कि x के लिए सोल्व करना चाह रहा हूं मैं, तो x को एक साइड, बाकी सारी टर्म एक साइड। तो xy माइनस x विच इज -2 प्लस 3y, दोनों में x कॉमन, y-1 विच इज 3y-2, x निकालेंगे तो x हो गया है वो 3y-2 अपॉन y-1। अब ये x रियल में कब बिलोंग करेगा? ये x तभी डिफाइंड होगा जब नीचे वाला 0 नहीं होगा। उसने पहले ही बोल दिया कि बाद वाले में 1 नहीं है। क्यों 1 कभी आएगा भी नहीं? 1 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि y बराबर 1 नहीं हो सकता, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। तो ये बिलोंग कर जाएगा किसमें? रियल -3 में। इतनी बात समझ में आ गई? y जो है वो रियल -1, y 1 नहीं हो सकता है। अगर कोई चाह रहा है कि रेंज में 1 आ जाए तो बराबर 1 रख के सोल्व करके देख लो इसको। y बराबर fx होता है, y को 1 रख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो पाओगे -2 जो है वो -3 के बराबर हो गया है। तो इसका मतलब रेंज में, अगर पूछ लेता क्वेश्चन में यहाँ r दे देता और पूछ लेता कि कब ऑन टू हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि y 1 नहीं हो सकता, आप 1 को घटा दो तो उस केस में ऑन टू हो जाएगा। इतना उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और सोल्व करना है कि fx बराबर y होगा तो x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो सोल्व करके देख लेना y आपके पास ऑब्टेन होगा। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो भी इसका एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है 1 1 ऑन टू फंक्शन की, वो सोल्व करेंगे। बाकी आप सोल्व करके देख लेना। अगर किसी भी बच्चे को डाउट आता है तो वो हमारे पास ग्रुप पर सेंड कर सकता है, उसका डाउट डेफिनेटली सोल्व किया जाएगा। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अगली क्लास में।